5 reasons Canadian study permit applications get refused। आपके पास कैनेडियन कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर भी होता है और आपके पास रिक्वायर्ड आइल्स बैंड्स भी होते हैं, फिर भी आपकी कैनेडियन स्टडी परमिट एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपका स्टडी परमिट की जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज हो जाती है? तो चलिए आपको बताते हैं अपनी इस वीडियो में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आसिम सर्वर प्रोडक्शन। जितने भी लोग मुझे कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, दुबई या कहीं से मुझे देख रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अच्छा, वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। हर साल पूरी दुनिया से लाखों स्टूडेंट्स कनाडा के लिए स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हैं और IRCC इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा, जो कि इमिग्रेशन के मामलात को डील करती है, उनके मुताबिक आउट ऑफ 100 30% स्टूडेंट्स की स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है। ठीक है, अब रिफ्यूज़ हो जाती है तो उसमें आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अपील कर सकते हैं या तो आप अपनी जो है दोबारा नई एप्लीकेशन डालकर उसमें जो है अपने पिछले रीज़न को एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, कनाडा स्टडी परमिट के लिए आपके पास रिक्वायर्ड आइल्स स्कोर भी होते हैं, 6 बैंड मिनिमम आपको चाहिए होते हैं। नो मैटर व्हाट, आपके पास आइल्स स्कोर तो होने ही चाहिए, नो एक्सेप्शन। उसके बाद आपके पास कैनेडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ऑफर लेटर भी होता है, फिर भी उसके बाद भी आपका जो है कैनेडियन स्टडी परमिट की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है। अब क्यों रिफ्यूज होता है? मेरी रिसर्च और मेरे एक्सपीरियंस से 5 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका स्टडी परमिट की जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज होती है। अच्छा, मैंने इन रीजंस को 5 सेगमेंट में डिवाइड किया। अब चलिए देखते हैं कि वो पहला रीजन क्या है जिसकी वजह से आपकी जो है कैनेडियन स्टडी परमिट की एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है। अच्छा, अब पहला रीज़न है IRCC क्वेश्चंस योर एबिलिटी टू फाइनेंशियली सपोर्ट योरसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है? इसमें जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है कैनेडियन गवर्नमेंट, ये आपका जो बैंक स्टेटमेंट है या आपका जो बैंक अकाउंट है वो देखती है। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमने SDS कैटेगरी में हमने अपना गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट या GIC अकाउंट जो होता है कनाडा में हमने ओपन कर लिया, उसमें हमने 11,000 या 12,000 कैनेडियन डॉलर्स डाल दिए, अब हमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती करते हो, आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है। अब आप जो GIC अकाउंट शो करते हो वो आपका 1 साल का होता है, 11,000 या 12,000 कैनेडियन डॉलर्स। ठीक है, लेकिन अगर आपका 2 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, तो आप एम्बेसी ऑफिसर को कैसे प्रूव करोगे, कैसे सेटिस्फाई करोगे कि आप अपने आप को बाकी जो 2 या 4 साल हैं उनमें भी जो आप अपने आप को सपोर्ट कर सकोगे? तो इसलिए आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि आप उसमें शो कर सको कि आपका अगर 2 साल का कोर्स है तो आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे होने चाहिए। तो आपको सिर्फ कैलकुलेट करना होता है। जैसे अगर आपने 1 साल का जो GIC अकाउंट है वो 11,000 या 12,000 कैनेडियन डॉलर्स है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें। अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आप 2 साल के ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो 11 और 11 तकरीबन 22,000 आई थिंक हो जाते हैं। तो अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो आप उसको 4 साल पे कैलकुलेट कर लें, सिंपल। तो इस तरह से आपने अपना जो है बैंक स्टेटमेंट जो है अपनी शो करनी है। और एक और चीज़ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो अपना जो जब अपनी स्टडी परमिट एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करते हैं तो आप अपना जो है फ्रेश जो है बैंक अकाउंट बना लेते हो। ठीक है, और बिल्कुल जो है फ्रेश आप उसमें जो है पैसे डाल लेते हो आकर। तो ऐसे नहीं होता, आपको कम से कम स्टडी परमिट के लिए 6 मंथ पहले एडवांस में अपने अकाउंट में जो है पैसे डालने पड़ते हैं। आपको शो करना पड़ता है कि आपके पास पिछले 6 मंथ से इतने पैसे मौजूद हैं। ठीक है, इसीलिए मैं अपने जितने भी जो लोग मुझे देखते हैं जो स्टडी परमिट का मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप कम से कम अपने आप को 8 महीने या 1 साल पहले अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दें जब आप कनाडा के लिए अप्लाई करने लगें। ठीक है, 1 साल पहले आप अपने जो है आइल्स की तैयारी करना शुरू कर दें, आप अपनी मेडिकल की अपॉइंटमेंट बनाना शुरू कर दें, उसके अलावा आप जो है अपना बैंक स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दें। अब उसमें एक और चीज़ है, अब आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो ज़रूरी नहीं कि आपके वो जो पैसे हैं वो चेकिंग अकाउंट में ही हो या आपकी करंट अकाउंट में हो, वो आपके पैसे सेविंग अकाउंट में भी हो सकते हैं। एम्बेसी ऑफिसर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि आपके पेरेंट्स या आपने जो है अपने लिए पैसे जमा किए हुए थे अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि आपका जो आपकी अमाउंट है वो आपकी बैंक में करंट में है या सेविंग अकाउंट में है। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने उन पैसों को जो है यूज़ करना है, आपने अपनी जो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बतानी है कि आप उन पैसों को यूज़ भी करते रहें। ठीक है, उसमें आपने सिर्फ शो करना है कि 6 मंथ से आपके पास इतने पैसे मौजूद थे, चाहे वो आपकी सेविंग अकाउंट में हो या आपकी करंट अकाउंट में हो। सो ये था पहला रीज़न जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स के स्टडी परमिट जो है वो रिफ्यूज़ होते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है,
अच्छा, अब सेकंड रीजन है IRCC विल आस्क यू वेदर यू विल लीव द कंट्री आफ्टर योर स्टडीज। अच्छा, इसमें आपको अपनी इंटेंट शो करनी पड़ती है, इमिग्रेशन ऑफिसर को आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है, आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि आप अपनी जब आपकी जो स्टडी वीजा है या आपका जो स्टडी परमिट है जब वो एक्सपायर होगा आपकी स्टडीज के बाद, तो आप जो है कंट्री को लीव करोगे, कनाडा को लीव करोगे। अब उसका ये मतलब नहीं कि आप जो है यहाँ पर फर्दर वर्क परमिट या PR के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें इमिग्रेशन ऑफिसर सिर्फ ये देखता है कि क्या अपनी जो आपका स्टडी परमिट जो है वो एक्सपायर होगा तो आप कनाडा को लीव करोगे या नहीं, या आप यहाँ पर इलीगल रहने लग जाओगे। आप डेफिनेटली अपनी यहाँ पर स्टडी परमिट के बाद आप वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर PR भी आप ले सकते हो। इसीलिए कनाडा ने स्टूडेंट्स के लिए ये वाली अपॉर्चुनिटीज ओपन की हुई है कि आप स्टडीज के बाद यहाँ पर वर्क परमिट लेके अपनी PR ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर ने सिर्फ ये देखना है कि आप अपनी स्टडी परमिट जब आपका एक्सपायर होगा तो उसके बाद आप कंट्री को लीव करोगे, ना कि आप जो है यहाँ पर इलीगल रहने लग जाओगे। ठीक है, अब उसमें आपने कैसे शो करना है, आपने उसमें इस तरह बताना है कि अगर आपका जैसे बैंकिंग का कोर्स है या बैंकिंग की आपकी डिग्री है तो उसमें आप बताओगे कि वहां पर मेरी कंट्री या मेरी सिटी में मेरे पास जो है बैंकिंग की जॉब है या मैनेजर की जॉब है, तो मैं ये वाली स्टडीज खत्म करके वहां पर बैंकिंग में मैनेजर या किसी और पोस्ट में जो है अप्लाई करूंगा। ठीक है, और अगर आप जो है MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हो कनाडा में, तो आपने ये शो करना है कि मैं अपना जो है MBBS खत्म करके मैं पाकिस्तान या इंडिया जहां से भी आप आए हैं मैं वहां पर जाकर जो है डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी इंटेंट शो करनी है, आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है। अच्छा, जो अब नेक्स्ट रीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसमें आपकी जो स्टडी परमिट की एप्लीकेशन सबसे ज्यादा रिफ्यूज होती है, वो होती है आपका चॉइस ऑफ प्रोग्राम। IRCC क्वेश्चंस योर चॉइस ऑफ प्रोग्राम। अब चॉइस ऑफ प्रोग्राम क्या है, इसमें आप क्या गलती करते हैं? इसमें आप ये गलती करते हैं कि लेट सपोज आपकी जो है इंडिया या पाकिस्तान में आपकी फील्ड थी बैंकिंग और यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में उस फील्ड में एडमिशन लेते हो जो कि आपकी फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। मतलब पहले आपकी जो फील्ड थी वो बैंकिंग थी और यहाँ पर आपने जो है कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया, या फिर आपकी जो पहले वाली फील्ड थी वो IT में थी या फिर मेडिकल में थी और यहाँ पर आपने होटल मैनेजमेंट का जो है कोर्स ले लिया। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि आपकी टोटल डिफरेंट फील्ड थी और आपने डिफरेंट फील्ड में जो है अपना एडमिशन ले लिया। इसका मतलब है कि आप जस्ट PR लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हो। आप कैसे इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे जब आपकी फील्ड डिफरेंट थी, तो आप एक नई फील्ड को कैसे अंडरस्टैंड करोगे यहाँ पर आकर? ठीक है, तो ये सबसे बड़ी रीजन होती है जिसकी वजह से आपका जो है स्टडी परमिट जो है स्टडी परमिट की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है। अब यहाँ पर आपने खुद रिसर्च करना है, खुद इस चीज को देखना है, खुद लॉजिकली सोचना है कि आपकी फील्ड दूसरी थी और आप टोटली डिफरेंट फील्ड में अप्लाई कर लोगे तो कैसे आपको जो है आप इमिग्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप जिस भी कंसल्टेंट या एजेंट से जो है अपना काम करवाते हो, देखा करो कि आपकी जो है वो कोर्स के जो है मुताबिक आपका जो है अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब कंसल्टेंट्स और एजेंट्स ने यही देखना है कि उनको फीस मिल रही है, उन्होंने ये चीज़ नहीं देखनी कि आपका जो है स्टडी परमिट जो है अप्रूव हो या ना हो। उसने सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे कमाने हैं। और दूसरा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भी इस चीज़ की परवाह नहीं कि आपके जो है आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, उनको सिर्फ अपनी फीस लेनी है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल करना है कि आपने वही अपना प्रोग्राम जो है सेलेक्ट करना है जो कि आपकी फील्ड या आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो। अच्छा जी, रीजन नंबर 4, IRCC क्वेश्चंस योर एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर। अब इसमें इसका क्या मतलब हो, इसमें आपको ये देखना है कि जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, क्या वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैनेडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, क्या वो ऑथराइज्ड है, क्या वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से। तो आपने अपनी रिसर्च जरूर करनी है। आपने सिंपल canada.ca की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर सिंपल आपने जाकर उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को सर्च करना है कि क्या वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैनेडियन गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है या नहीं। ये भी सबसे बड़ी वजह बनती है कि आप जो है एक अनरजिस्टर्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हो और वहां का आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है, तो आप उसकी बेस पर जो है स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हो। तो मेक श्योर आपका जो कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है वो ऑथराइज्ड हो और वो जो है कैनेडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। अगर आपको नहीं पता कि रजिस्टर्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं कनाडा में, यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, उनको कैसे सर्च करते हैं, तो सिंपल आप canada.ca की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर सर्च बार में लिखें DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो सर्च में अपना जो है कीवर्ड डालेंगे, जो भी आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसको आप डालेंगे तो नीचे सारी इंफॉर्मेशन लिखी आ जाएगी कि क्या ये जो है कॉलेज, इसके पास DLI नंबर है, क्या ये अप्रूव्ड है, या क्या ये कैनेडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो सिंपल आपने जो है कनाडा की वेबसाइट पर जाकर उसको सर्च करना है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर नीचे उस वीडियो का जो है थंबनेल डाल दूंगा, उसमें आप देख के जो है पता कर सकते हो कि आप जो है एक DLI इंस्टीट्यूशन कैसे सर्च कर सकते हो।
अच्छा, नंबर 5th एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से आपकी जो है एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है वो होती है IRCC क्वेश्चंस योर ट्रैवल और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स आप में जो है जब स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो साथ में मेंशन नहीं करते कि पहले आपने जो है किसी और कंट्री में अप्लाई किया था तो वहां पर जो है आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, ठीक है, या आप जो है इससे पहले भी किसी और कंट्री में जो है विजिट कर चुके हो और आप उनको बताते नहीं, उस पर शो ही नहीं करते कवर लेटर में। तो आपको ज़रूर बताना पड़ेगा कि आप फलां कंट्री में गए थे, ये ईयर में गए थे, ये इसकी डेट थी, इस डेट पर आप गए थे और इस डेट पर आप वहाँ से वापस आ गए थे। अब इसमें इमिग्रेशन ऑफिसर आपको ये नहीं कहता कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, बेशक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो, बेशक आपका जो है पहले रिफ्यूज़ल हो, लेकिन आप कम से कम उसको ज़रूर बताएं कि आप जो है पहले किसी कंट्री में गए थे या आपने किसी कंट्री में अप्लाई किया था और आपका रिफ्यूज़ हुआ था। दूसरी चीज़, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? अब पाकिस्तान में स्पेशली जो है बहुत से मसले हैं, उसमें ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स का जो है पासपोर्ट पे कुछ डेट और लिखी होती है या वहाँ पर आपका नाम कुछ और लिखा होता है और आपका जो है जो कॉलेज की DMC वगैरह होती है या आपका जो रिजल्ट कार्ड होता है या फिर आपका जो ID कार्ड होता है उसमें आपका नाम कुछ और लिखा होता है। तो इस चीज़ को भी आपने कैनेडियन गवर्नमेंट को बताना है, आपने एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में आपने ज़रूर उसको लिख के बताना है कि ड्यू टू फलां रीज़न मेरा जो पासपोर्ट पे नाम है वो कुछ और है, या जो मेरा जो बाकी जो कॉलेज के जो लेटर्स हैं या DMC है उन पे नाम कुछ और है, ठीक है। तो आपने बताना है, रीज़न बताना है, नहीं तो वो कुछ और समझ लेता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को एड्रेस करना है, आपने एम्बेसी ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है, आपने उसको बताना है मेरे पासपोर्ट पर जो है मेरा नाम डिफरेंट है और जो मेरा कॉलेज पे जो लेटर्स वगैरह थे या DMC वगैरह थी या जो भी मेरा कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ पर मेरा नाम जो है डिफरेंट है ड्यू टू सर्टन रीजन या फलां रीजंस की वजह से जो है वहाँ पर मैं अपना नाम जो है सही नहीं कर पाया, तो अब जो है पासपोर्ट में मैंने अपना नाम जो है ठीक करवाया। तो आप इस तरह उसको रीज़न बताएं तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, नहीं तो वो किसी और सेंस में इस चीज़ को ले लेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये थे वो 5 रीज़न जिसकी वजह से आपका जो कैनेडियन स्टडी परमिट की एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ या रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब आपने अब के बाद इस चीज़ का ख्याल करना है, अगर आप अपने स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करें तो कम से कम आप जो है एटलीस्ट सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप को 8 महीने पहले, 1 साल पहले प्रिपेयर करना शुरू कर दें। आप अपनी IELTS की तैयारी करना शुरू कर दें, आप अपना मेडिकल की जो है अपॉइंटमेंट ले लें, आप अपना बैंक अकाउंट कम से कम 6 मंथ पहले जो है बनाना शुरू कर दें और आप ये सारी चीज़ों का ख्याल करें कि आपने कोर्स कौन सा चूज़ करना है। मेक श्योर आपकी जो पहले की फील्ड थी आपका कोर्स उसके रिलेटेड हो या आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है आपका जो कोर्स है वो उसके रिलेटेड हो। तो अगर आपकी ये सारी चीज़ें ठीक हुई तो डेफिनेटली IRCC जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपका जो वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ करेगा, वो तो आपकी जो है स्टडी परमिट एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए वहाँ पर बैठे होते हैं। उनकी किसी के साथ कोई भी जिद या किसी के साथ कोई भी मुकाबला नहीं होता, लेकिन आपको उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जी, ये थी वो वीडियो जिसका आप मुझसे बार बार क्वेश्चंस कर रहे थे और बार बार मैं एक ही कमेंट देख रहा था कि यार मेरे पास IELTS भी थी, मेरे पास यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर भी था, फिर भी जो है मेरा जो है वीज़ा ऑफिसर ने या IRCC ने जो है मेरा वीज़ा जो है रिजेक्ट कर दिया, मेरी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। तो आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको समझ आ गई होगी कि अब आपने जो है अपना स्टडी परमिट की एप्लीकेशन में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर करें ताकि बहुत से स्टूडेंट्स जो कनाडा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इस मिस्टेक को दोबारा से ना दोहराएं, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम एंड एज ऑलवेज पाकिस्तान जिंदाबाद।